नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के एक नेशन वाइड सब प्रोग्राम पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम की। ये प्रोग्राम दो तरफ़ा है, जिसमें पढ़ने लिखने में दिलचस्पी पैदा करने के साथ साथ लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट पर जोर दिया जाता है और मैथमेटिक्स को फिज़िकल और सामाजिक दुनिया से जोड़कर पॉजिटिव और नेचुरल दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसका बेसिक मकसद क्लास 3 से 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने और मैथ्स स्किल्स में बेहतर बनाना है। इस स्कीम का मकसद ऐसे प्रोग्राम्स की हौसला अफजाई करना है जो प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक स्किल्स और डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। आम तौर पर जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में ठीक से नहीं पढ़ पाते या सब्जेक्ट्स की समझ नहीं हासिल कर पाते, उन्हें आगे हायर एजुकेशन के दौरान काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस स्कीम का मकसद टीचर्स को ट्रेनिंग देना, स्टडी मटेरियल बनाना, प्रोवाइड करना और स्कूल्स में रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना है। स्टूडेंट्स को नंबर्स, मेजरमेंट्स और शेप्स के बारे में रीजनिंग की समझ देना, न्यूमेरिकल और स्पेशल स्किल्स में माहिर बनाना और प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंट तरीके से सॉल्व करने के काबिल बनाना है। तो आज हम बात करेंगे पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर अनुराग अग्निहोत्री, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ GU से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में अनुराग जी। धन्यवाद। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। एक विद्यार्थी का अर्थ केवल किताबी ज्ञान हासिल करना नहीं होता, बल्कि शब्दों के अंदर के जीवन को चरितार्थ भी करना होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल ऐसी ही है जो विद्यार्थियों को उपयोगी और वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती पढ़े भारत बढ़े भारत की अनूठी पहल को अगस्त 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें सिक्किम के सभी प्राइमरी विद्यालयों में रीडिंग कक्ष या रीडिंग रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित सभी साधन उपलब्ध होते हैं और पढ़ने लिखने के तरीकों को दिलचस्प बना के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इससे बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और वो ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं। ये पहल सभी छात्र छात्राओं के लिए है, परंतु इसका गहरा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ा है जो प्रारंभिक शिक्षा अंतराल में सही पढ़ने लिखने और समझने से वंचित रहे या किन्हीं कारणों से असफल रहे। यह सुविधा देश के अन्य जगहों के स्कूलों में भी उपलब्ध है। इस सुविधा का अवसर न केवल विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी उठा सकते हैं। MHRD द्वारा ऐसा अद्वितीय कार्यक्रम बच्चों में बेहतर शिक्षा प्रदान करता है, आत्मविश्वास बढ़ाने और सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत बदलने का एक अथक प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम आखिर है क्या? मैडम, पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम बेसिकली प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की तरफ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए हैं वो स्कूल में आएँ, पढ़ें, रोचकता से पढ़ें, उन्हें स्कूल आने से डर ना लगे। इसके लिए नई शिक्षा नीति में और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार के लेवल पे, जो कि MHRD है, जिसे हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं आज की तारीख में, फिर राज्य स्तर पे स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो सभी इसके मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ सरकार ने की, वो सरकार ने इसमें ये डाला कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो 2 पैरामीटर होना चाहिए।
एक उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, और दूसरा उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी उन्हें गणित आनी चाहिए। और उनको आएगी तब वो प्रैक्टिस करेंगे, और जब उनको प्रकृति के साथ उनके जो इन्वायरमेंट से उनको सीखना आएगा। तो इसके लिए जो इस शिक्षा नीति में और जो गाइडलाइंस हैं उनमें ऐसा किया गया है कि आप बच्चों को उस तरह से पढ़ाएं जो उनके क्लोज है, जो उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक है। आप देखिए, अगर आपके घर में मुर्गा है, आप पालते हैं, गाय है, गमला है, तो बच्चों को आप कहोगे गमला ले आओ, गाय से गमला होता है, तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा यस गाय से गमला है। आप उसको गाय से कुछ और समझाओगे, समझ नहीं आएगा। ए फॉर एप्पल समझाओ, समझ में आएगा। अब आप उसे ए फॉर एप्रीकॉट समझाओगे, समझ नहीं आएगा। तो जो बच्चे के दिमाग को लगता है, जो उस एनवायरनमेंट के अनुसार लगता है, वो समझाइए आप उसको। ये बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बात करता है, ना कि जस्ट बुकिश एजुकेशन लैंग्वेज। जी अनुराग जी, आपने बताया कि लर्निंग वाइल प्लेइंग का मेथड अपनाया गया है, अपनाना चाहिए, ये गाइडलाइंस दी गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसको कब लॉन्च किया गया और किस मकसद के साथ इसको लॉन्च किया गया? 2014 में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो स्कूलों से अर्ली एज में बच्चों का ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट को रोका जाए और वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ये उसका बेसिक पर्पस था। इसके बाद 2022 में इसको दोबारा एक अभियान की तरह लॉन्च किया गया बाय एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान साहब, एंड बेस्ड ऑन दैट 100 घंटे कम से कम इस पे काम होना चाहिए। अनुराग जी, जो आपने गाइडलाइंस बताए, क्या वो प्राइमरी एजुकेशन जिन स्कूल्स में भी दी जाती है सब पर लागू होता है? ये जो नीति है ये सभी पे लागू होता है और इसमें कोई भी ऐसा स्कूल का क्राइटेरिया नहीं है। ये एक तरह से गाइडलाइंस है जो सभी विद्यालयों पे जो प्राइमरी शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। आप अनुराग जी, आपने बताया कि बच्चों को जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उसी को उसके ज़रिए सिखाने पढ़ाने के मकसद के साथ ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्कूल क्लासरूम कंपोनेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं? किसी भी स्कूल में एजुकेशन में अलग अलग लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा दी जाती है स्कूल टीचर्स के द्वारा। स्कूल टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और वो क्या पढ़ाएंगे, ये शिक्षा नीति और जो किताबें हैं, स्टडी मटेरियल है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये चारों लोगों को मिलके बच्चों के लिए काम करना चाहिए कि जिससे कि उनके रूम्स स्कूल के सही ढंग से होने चाहिए। जैसे कि शिक्षा नीति में ये दिया हुआ है कि जब 2014 में लॉन्च हुई कि स्कूल कम से कम 200 दिन खुलने चाहिए, 4 से 3.5 घंटे के हिसाब से बच्चों को आपको बिठाना है, और उसके अलावा 800 घंटे का टोटल देना है, उनको एजुकेशन देनी है, और उसके लिए उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े एजुकेशन में, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहें, उनके मैथमेटिकल्स एबिलिटी को, स्किल सेट को आगे बढ़ाने पे जोर दिया जाए, जिससे कि वो प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीख सकें बच्चे, ना कि उनको जस्ट थ्योरेटिकली समझाया जाए जहाँ वो बोर हो जाएं या ना आए। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में एक और बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि बच्चों के लिए जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो लर्निंग एनवायरनमेंट, प्लेइंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना कि एक टीडियस टॉर्चरस एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट, स्कोल्डिंग, जो कि बच्चे के जो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी है उसको ख़राब करे, उसको मना किया गया है। टीचर्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो बच्चे को, उनकी साइकी को ख़राब करे। बच्चों को डाइवर्सिटी बताई जाए, बच्चों को बताना चाहिए कि होली क्या है, दिवाली क्या है, ईद क्या है, मुहर्रम क्या है, क्रिसमस डे क्या है, वो सब बताया जाए, उसका कल्चरल इफ़ेक्ट बताया जाए, जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। बच्चों को
जेंडर सेंसिटिव बनाना चाहिए, बच्चों को कास्ट और क्रीड से परे होकर पढ़ाना चाहिए, उनके अंदर किसी तरह का भेदभाव ना पनपे। ये बच्चों को इसके अंदर टीचरों की ड्यूटी है कि इस तरह का माहौल बनाया जाए कि बच्चे उससे आगे बढ़ सकें। जी अनुराग जी, इस स्कीम की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव स्कूल सोशल एनवायरनमेंट को भी इसमें तरजीह दी गई है, वो क्या है? पॉजिटिव, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्कूल है उसको पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि स्कूल में बच्चों को डिफरेंट कास्ट क्रीड के बारे में सेंसिटाइज की जाए, उनके बीच में जो अनटचेबिलिटी या भेदभाव है उसको दूर किया जाए, बच्चों को फ़न लगे स्कूल में आना, ना कि एक टॉर्चर लगे, तो वो स्कूल आ सकें, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके। उसके लिए उनके पास स्टोरी बुक होनी चाहिए, उनको नॉवेल्स होने चाहिए, उनके पास वीडियोज़ होने चाहिए, इंटरेक्टिव बोर्ड्स होने चाहिए, वेयर द स्टूडेंट्स कैन लर्न बाय सीइंग आल्सो एंड दे शुड एंजॉय दोज थिंग्स, एंड डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अनुराग जी, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे में टीचर्स का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी कोई गाइडलाइंस दिए गए हैं क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि टीचर्स एक इंटेग्रल पार्ट है, बहुत एक कंपोनेंट है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन कई बार टीचर्स अपने ही शेड्यूल में कस्टम्ड हो जाते हैं, बदलना नहीं चाहते समय के अनुसार, तो इसलिए उनका ओरिएंटेशन या उनकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी में भी उनका अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग होती है, जो कि स्टेट एजुकेशन एंड रिसर्च एजुकेशन टीम कराती है, जैसे SCRT कहते हैं स्टेट्स में, एंड राष्ट्रीय लेवल पे NCERT इसका पार्ट है। वो गाइडलाइंस, बुक्स, मटेरियल चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली टीचर्स की ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, और टीचर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स और गाइडलाइंस भी डिसाइड करते हैं। जी अनुराग जी, आपने बताया कि इसमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टीचर्स को भी अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाएगा, और साथ में स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए क्या कुछ इसमें किया जा रहा है? देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पहचानना चाहिए कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाएगा। बच्चा स्कूल 3 कारणों से नहीं जाता। पहला कारण ये होता है कि उसको क्लास में कोई बच्चा बुली कर रहा हो। अगर बच्चे को कोई बुली करता है, वो डरता है, वो जाना नहीं चाहता। या स्कूल में उसको टीचर डांटता है, स्कॉल्ड करता है, वो ऐसा करता है जो बच्चे को लगता है स्कूल जाओ ही मत। तीसरा होता है कि माँ बाप के कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए, उनकी फ़ीस ज़्यादा पड़ जाए, वो ना दे पाएँ, या उसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा हो। तो इन 4 चीज़ों में जो मैंने कहा, इन चारों पे सरकार को काम करना चाहिए, स्कूल को काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चों की जो फ़ीस है वो कम रखी जाए, बच्चों का जो स्टडी मटेरियल है, जो पेडागॉगी है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। और स्टूडेंट जब उसको फ़न करेंगे, आप मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं कि फ़िश, मछली जल की रानी है, तो आप बता रहे हैं ना कि मछली पानी में रहेगी, जिंदा रहेगी, बाहर निकल मर जाएगी। तो अगर आप उसे स्टोरी से पढ़ाएंगे, बच्चों को समझ में आएगा, दे विल लर्न इट, दे विल हैव अ फन ऑफ इट। आप अगर टीचर लाउड वॉइस में पढ़ा रहा है, लास्ट तक आवाज़ जा रही है, लास्ट तक आवाज़ जा रही है टीचर की, तो बच्चा पढ़ेगा। अब बच्चे की आवाज़ पहली रो के आगे ही नहीं जा रही है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? पीछे वाला बच्चा तो फिर खेलेगा बैठ के ना, वो नहीं आना, उसका मन नहीं लगेगा। तो टीचर की लाउड आवाज़ हो, लाउड का मतलब ये नहीं होता बच्चों पर शाउट करना, लाउड का मतलब आपके वॉइस की वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचे, और फन होना चाहिए। आप बच्चों से प्यार करें, उनको लाइक करें, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये PG के बच्चे नहीं हैं जहाँ आप धीमे से ही बोल रहे हैं तो बच्चे अपने आप ध्यान लगा लेंगे, उनको पता क्या पढ़ना है। तो टीचर को इन्वायरमेंट देना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को रूम्स ऐसे होने चाहिए जो क्लीन वगैरह हों, क्लीन होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को वहाँ बैठने में आसानी सुविधा रहे। और क्लास में इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को बुली ना कर सके, बच्चों को समझाया जाना चाहिए। तो बच्चे के जब ये 3 प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा रोज़ स्कूल आना चाहिए। देखिए, बच्चों का स्कूल आना एक टार्चर नहीं होना चाहिए, है ना। आजकल हम कहते हैं अलग अलग एजुकेशन मीटिंग्स में, जो बच्चों का आप एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो प्राण लेवा नहीं होना चाहिए, प्राण देवा होना चाहिए, नहीं प्राणदायक हो। हम बच्चे का टेस्ट इसलिए नहीं लेता मर जाए बेचारा,
हम इसलिए लेते हैं कि बच्चे का टेस्ट उससे सीखे कुछ। तो कैसे आप उससे पूछ सकते हैं, उसके ओवरऑल विकास पे बात कर सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर अभियान की या नीति जो है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। जी बिल्कुल। अनुराग जी, आमतौर पर जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में ठीक से पढ़ नहीं पाते या सब्जेक्ट्स को ठीक से समझ नहीं पाते, आगे हायर एजुकेशन के दौरान उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं बड़े भारत, इससे किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बच्चे को दिमाग में किसी एक विशेष विषय को या विशेष स्थिति को लेके कोई डाउट आ जाए, उसके दिमाग में डर बैठ जाए, तो वो उससे दूर भागने लगता है। मैथमेटिक्स ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों को ना केवल डर लगता है बल्कि वो उससे भागते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस शिक्षा नीति में या इस शिक्षा अभियान में सरकार का विशेष जोर है, मोदी गवर्नमेंट का, कि बच्चे उसको एंजॉय करें और भागे नहीं, तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट सुधर जाए, ये उनकी मंशा है। अब इस मंशा को पूरा करने के लिए ज़रूरी यही है कि जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी जो मैथमेटिक्स है या अक्षर ज्ञान है, उनको इस तरह से समझाएं जिससे कि वो उसको प्रैक्टिकली खेल खेल में ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें। नहीं तो क्या होगा, उनके अंदर डर डेवलप हो जाएगा, वो बच्चे मैथमेटिक्स पे भाग नहीं देखें। मैं आपको बताऊं, जितने लोग जब 12th में 11th में साइड चुनते हैं, साइंस, आर्ट और कॉमर्स, उनमें कई बच्चे साइंस केवल इसलिए नहीं लेते कि उनको लगता मैथ पढ़ना पड़ेगा और मैथ उनका ख़राब होता। मैथ क्यों ख़राब होता? बचपन में ही डर बिठा दिया था, बेटा गणित है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। बस फेल होने के डर से पढ़ता ही नहीं बेचारा, वो कहता लूँगा ही नहीं सब्जेक्ट, फेल कहाँ छूँगा। अब वो मैथ लेता नहीं तो आगे जाके वो ऑनर्स नहीं कर सकता और दूसरे कोर्सेज नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के दिमाग से डर निकाल के उसको दोनों चीज़ों को बढ़ाएं, मैथमेटिक्स भी और रीजनिंग भी। यही इस शिक्षा नीति का विशेष मैं कहूँगा इसका जो आउटकम है या मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को आप शिक्षा दीजिए और साथ में गणित विषय की भी आपको उसको नॉलेज देनी है। जी अनुराग जी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े भारत स्कूल के शुरुआती सालों में प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाता है और एक अलग तरह की सहूलियत फराहम करता है बच्चों को। मैडम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो नीति है ये बेसिकली बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि अगर बच्चे को समझ में आएगा तो बना रहेगा। तो यहीं पे सरकार का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूशंस का, टीचर्स का रोल है कि बच्चों के लिए स्टडी शुड बी फन, नॉट ए टॉर्चर। जी अनुराग जी, जैसे कि आपने बताया कई साल से ये बड़े भारत स्कीम चल रही है, किस तरह के चैलेंजेस इस दौरान देखने को मिले? मैडम, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं इस शिक्षा नीति में या किसी और नीति के लागू होने में समझता हूँ वो यही है कि टीचर्स का रोल क्या है। अगर टीचर्स एजुकेटेड नहीं हैं, वो खुद जेंडर और चिल्ड्रन सेंसिटिव नहीं हैं, तो फिर बच्चों का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, देन स्कूल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, देन जो शिक्षा के लिए सिलेबस और शिक्षा के लिए जो बुक्स बनाने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि टीचर तो पढ़ाना चाहता लेकिन बुक्स में वो नहीं लिखा या उस तरह का वीडियो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को आप पढ़ाएंगे कहाँ से। दूसरी चीज़, टीचर के ऊपर अगर टीचर के पास टाइम है, वर्कलोड है, तो वो कर सकता है, नहीं तो उसके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही मेन चैलेंज है कि टीचर को बताना है, ट्रेनिंग देना है, स्कूल एनवायरनमेंट को ट्रेनिंग देना है, स्कूल में बेटर फैसिलिटीज़ लानी है, उसके लिए सरकारों को फंड देना है कि बेटर बिल्डिंग, बेटर क्लासरूम्स होने चाहिए, किड्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। कई हमारे देश से कई लड़कियां स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनके स्कूल में वॉशरूम नहीं होता, तो जनरली लड़कियां 8th के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं, क्योंकि अब वो बॉयज़ वाले रूम में तो जा नहीं सकती, वॉशरूम में खुले में भी नहीं जा सकती, तो बेचारी 6 घंटे पढ़ेंगी कैसे।
तो बेटर वो कहते हैं हम स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट है और पूरे उसका एजुकेशन सिस्टम का जो फोकस है वो हट जाता है। इसलिए बेसिक फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वो होनी चाहिए, और दूसरा टीचर और मैनेजमेंट एंड जो बुक्स लिखते हैं, सिलेबस बनाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होना भी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल अनुराग जी, आपने इतने सारे फ़ायदे एडवांटेजेस बताए कि आगे क्या देखने को मिल सकते हैं। आपसे चाहेंगे कि एक मैसेज आप हमारे डीडी उर्दू के नाजरीन को दें इससे जुड़ा हुआ। सरकार ये शिक्षा नीति में बताती है कि बच्चों को आप 2 से 3 साल में एक भाषा से दूसरी भाषा में ला सकते हो। पहली भाषा उनकी मातृभाषा है। अब उनकी मातृभाषा डोगरी भी हो सकती है कश्मीर में, तेलुगु आंध्रा में हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, हिंदी हो सकती है। तो मातृभाषा से शुरू करके आप बच्चों को दूसरी भाषा हिंदी पे लाएं, और हिंदी से फिर इंग्लिश पे ले जाएं या संस्कृत पे ले जाएं। तो इस तरह से बच्चों का एक आपको प्रोग्रेशन है वो डिसाइड करना होगा, अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा तो मैसेज यही है कि आप इसको ट्रू स्पिरिट में लागू करिए, ना कि केवल कागज़ पे लागू करें। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं। सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंधन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। I go to school to learn. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes me great. पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम स्कूलों में शुरुआती सालों में प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाता है और ये अलग तरह की सहूलियत फराहम करता है, जैसे कि बच्चों को रीडिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना और स्कूल्स में रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना। साथ ही इस स्कीम में जो नए टीचर्स होते हैं उनको उनका गाइडेंस और इवैल्यूएशन का भी इसमें एक व्यवस्था की गई है, एक सिस्टम रखा गया है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो अनुराग जी, आपने समय निकाला और पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम से जुड़ी हुई इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, आपने बुलाया इसलिए भी धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सो नाइस। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।